recording. Yes. Assalamu alaikum, dear students. I hope that everybody will be enjoying online classes. मुझे पता है कि कल वाले क्लासेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हुआ था, because that was the first day. कल हम सेटअप इंस्टॉल कर रहे थे. इंशाल्लाह आज के बाद क्रिस्टल क्लियर क्लासेस होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और दबंग तरीके से हमारे ऑनलाइन क्लासेस होंगे, दबंग तरीके से. शाबाश. तो मैं थोड़ा बहुत फिर से रिपीट करता हूं, कल हमने क्या डिस्कस किया, क्योंकि एक तो कल बच्चे कम थे, दूसरा पॉइंट ये है कि कल थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था, बीच में हमारा ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन था वो रुक गया था. और उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अननेसेसरी चैट ग्रुप के अंदर ना करें, इस टीचमेंट ऐप के अंदर अननेसेसरी चैट ना करें. उससे क्या होता है, उससे जो पढ़ने वाले भी होते हैं उनको डिस्टरबेंस हो जाती है और हमें भी डिस्टरबेंस हो जाती है. सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अननेसेसरी चैट ना करें, अपनी नोटबुक, अपनी बुक अपने सामने रखें और हम जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आप फोकस करेंगे अपने क्लास के ऊपर, दाएं बाएं आप कोई ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ फोकस करेंगे अपने क्लास में. हमने यूनिट किया है स्टार्ट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड का यूनिट हमने इख्तिताम पजीर किया है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने डेफिनेशन देखी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, हमने देखा कि क्लासिफिकेशन कब से आए, हमने देखा कि पहले क्लासिफिकेशंस क्या थे, हमने देखा कि एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशंस क्या थे. उसके बाद हमने देखा कि एक जमाना आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का, उस जमाने के अंदर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 18th सेंचुरी में किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस का दौर आया. और इस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहली क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो दी गई थी वो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन. रिमेंबर, सो फर्स्ट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज two kingdom classification, and remember this classification was given by our father of taxonomy जिसे हम कैरोलस लीनियस बोलते हैं, और ये क्लासिफिकेशन उसने 1758 में दे दी. सो फर्स्ट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन given by Carolus Linnaeus, who is father of taxonomy, in the year 1758. Shabash, clear. As per this two kingdom classification, all living organisms, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सारे माइक्रोब्स जो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, they were divided into two kingdoms as per two kingdom classification. All living organisms of the world have been classified into two kingdoms. We know that kingdom is the most complex taxonomic category. एक किंगडम हमारे पास है किंगडम प्लांटी, जिसके और दूसरी किंगडम हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया. कल मैंने आपको बताया, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वेरी इजी. किंगडम प्लांटी के अंदर क्या आते हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर बेटा प्लांट्स आते हैं. कौन से प्लांट्स, एल्गी से लेके, एल्गी फिर मैंने एरो किया है टू एंजियोस्पर्म्स, यानी प्लांट्स आते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक. प्लस इसके अलावा किंगडम प्लांटी के अंदर क्या आता है, किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया को भी रखा गया. इसके अलावा किंगडम प्लांटी के अंदर किन को रखा गया, किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई को भी रखा गया. सो मैंने यहां पे लिखा किंगडम प्लांटी, इसके अंदर एरो करके मैंने लिखा प्लांट्स फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स, और मैंने यहां पे लिखा दूसरा एरो, किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया भी आते हैं. मैंने यहां पे तीसरा एरो किया, किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई भी आती है. सो हमें क्लियर हो गया, अब हमारे पास किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है. किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रखा गया, एल्गी से एंजियोस्पर्म्स तक जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया. बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया, फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया.
उसके बाद जो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है, रिमेंबर किंगडम एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स रखे गए, कहां से लेके कहां तक, प्रोटोजोन से लेके कॉर्डेट्स तक। याद रखना, प्रोटोजोन से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया। इसके अलावा हमारे पास एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है जिन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। स्लाइम, SLIME, स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। ये एक तरह के फंगस है, इनको फंजे में नहीं रखा गया, स्लाइम मोल्ड्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। सबसे अगर हम देखेंगे मेरिट, अच्छाई क्या थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, क्योंकि इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया। ये इसकी अच्छाई थी। इन्होंने देखा प्लांट्स जनरली नॉन लोकोमोटरी होते हैं, प्लांट्स शो नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं, ये क्राइटेरिया था, लोकोमोशन। सेकंड, इन्होंने देखा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एनिमल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। सो दिस grouping up all living organisms into kingdom Plantae and kingdom Animalia was good, but at the same time, if you see the two kingdoms, the kingdom Plantae and kingdom Animalia, these kingdoms के अंदर अगर आप देखते हैं प्लांट्स, हमारे पास सिंपल प्लांट्स है एल्गी, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है एंजियोस्पर्म्स। इनको इकट्ठे रखा गया, यानी सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे रखा गया। एंजियोस्पर्म्स मल्टीसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टीसेलुलर है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्लांट्स यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सही थी। प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया गया था, यह बहुत बढ़िया था। लेकिन शाबाश, इन किंगडम्स के अंदर, प्लांटी के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे रखा गया। इस किंगडम प्लांटी के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे रखा गया। इस किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंजाई जो है इनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो इसका मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन एट इट्स टाइम, जब ये दी गई थी, ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम साइंटिस्ट को उतनी ही इंफॉर्मेशन थी, उतनी नॉलेज थी। धीरे धीरे टाइम के साथ साइंटिस्ट के पास बहुत नॉलेज आ गई। उन्होंने देखा कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां हैं। कल हमने उन गलतियों को एक हेडिंग के अंदर लिखा, हमने लिखा था लिमिटेशंस ऑफ 2K is two kingdom classification, limitations of two kingdom classification हमने कल लिखा था, यहां पे हमने फिनिश किया था। या मैंने बोला लिमिटेशंस को हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला ड्रॉबैक क्या था? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स were grouped together है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठे रखा गया, यह गलती है। जहां पे एक प्लांट के अंदर थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ सेल्स है, वहीं पे एक बैक्टीरिया के पास एक ही सेल है। आपने बैक्टीरिया और उस प्लांट जिसमें काफी सारे सेल्स है, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स है, आपने उनको दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया। ये सरासर एक गलती है, ये सरासर एक नाइंसाफी है। सो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर। या मैं बोल सकता हूं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं की गई। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही समझा गया, उनमें कोई फर्क नहीं समझा गया। ये पहला लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन जो था, मैंने कल लिखा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
prokaryotic and eukaryotic organisms were grouped together. जिस तरह यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे रखा गया, इसी तरह प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल स्ट्रक्चर सिंपल होता है, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, सो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनके सेल्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी ऑर्गेनेलिज सारे प्रेजेंट होते हैं। सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। इम्तियाज सर ने आपको ज़ूलॉजी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म समझाया। सो एक तरफ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, जिसका सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, और दूसरी तरफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं, जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। उन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को आप इकट्ठे एक ही ग्रुप के अंदर रखते हो। बैक्टीरिया ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है, एल्गिस, एंजियोस्पर्म्स, फंजे ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठे एक ही किंगडम के अंदर रखा गया, किंगडम प्लांटी के अंदर रखा, ये सरासर नाइंसाफी है। सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स वर ग्रुप्ड टुगेदर। दिस इज अगेन सेकंड लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। होना क्या चाहिए था? प्रोकैरियोट्स को आपने अलग रखना था, यूकैरियोट्स को आपने अलग रखना था, लेकिन आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई फर्क नहीं किया। ये दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन अगर आप देखेंगे, आप देखिए किंगडम प्लांटी, आप देखिए मैंने आपको बोला क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जो पॉइंट्स थे, क्राइटेरिया थे, बेस थे, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांटी, किंगडम प्लांटी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म्स है जो ऑटोट्रॉफिक है, और किंगडम एनिमलिया के अंदर वो ऑर्गेनिज्म्स रखेंगे जो हेटेरोट्रॉफिक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किंगडम प्लांटी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म्स रखेंगे जो नॉन लोकोमोटरी हो, जो मूव नहीं कर पाते हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर रखो। किंगडम एनिमलिया, सिंस एनिमल्स मूव, एनिमल्स शो लोकोमोशन, सो किंगडम एनिमलिया के अंदर वो ऑर्गेनिज्म्स रखो जो लोकोमोशन शो करते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक, और किंगडम एनिमलिया के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिक। जरा आप नजर दौड़ाइए, किंगडम प्लांटी के अंदर किसको रखा गया? मैंने बोला ऑल प्लांट्स आर फोटोट्रॉफिक, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। सही हो गया। चलो अक्सर बेशतर बैक्टीरिया भी कुछ ऑटोट्रॉफिक है, चलो ये भी ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास इस किंगडम प्लांटी में फंजे रखी गई, ये फंगस जो है ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये सैप्रोट्रॉफिक है, ये अपना ग़िज़ा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से निकालती है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। भाई लीनियस साहब आपने गलती की है, कैरोलस लीनियस साहब आपने गलती की है। आपने तीसरी बड़ी गलती यह की है कि आपने एक ही किंगडम के अंदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स फंजे को इकट्ठे रखा। ये आपने गलती की। सो तीसरा ड्रॉबैक है। शाबाश। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। मैंने बोला हेटेरोट्रॉफिक बोलो या सैप्रोट्रॉफिक बोलो, एक ही बात है। ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन है? फंजाई वर grouped together. This is the third limitation. So तीसरा ड्रॉबैक है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स में
कोई भी फर्क नहीं किया गया, जबकि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स अलग है, वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स अलग है, वो अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन लीनियस साहब ने क्या किया? लीनियस साहब ने एक बड़ी गलती की। उसने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स यानी प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफिक या सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स फंजाई को इकट्ठे एक ही किंगडम के अंदर रखा। शाबाश। चौथा लिमिटेशन, ये 3 लिमिटेशंस मैंने कल भी डिस्कस किए थे। शाबाश। पता नहीं आप लोगों ने देखा था, क्योंकि हमें बीच में थोड़ा बहुत नेटवर्क एरर आया था। शाबाश। चौथा लिमिटेशन क्या है? अगर आप देखेंगे, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खासियत है कि जब ये लाइट में होगा, यूग्लिना जब लाइट में होगा तो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर है। और अगर आप इसे डार्क में, शेड में पाओगे, उस टाइम ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। उस टाइम जो है यूग्लिना हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। एक ही ऑर्गेनिज्म if present in sunlight will carry out the process of photosynthesis, if present in shade or darkness will carry out the heterotrophic mode of nutrition. So an organism which is both autotrophic as well as heterotrophic, such an organism is called as mixotrophic. Mixotrophic mode of nutrition. यूग्लिना के अंदर MIXO, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रॉफिक MON मैंने लिखा, ये मंडे नहीं है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यूग्लिना जो है ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। इसको कैरोलस लीनियस ने कोई जगह नहीं दी। क्यों नहीं जगह दी? इसको प्लांट्स, बॉटनिस्ट्स इसको अपनी तरफ खींचते थे। वो समझते थे यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है, और ज़ूलॉजिस्ट्स इसको अपनी तरफ खींच लेते थे। इसलिए खींचते थे क्योंकि शेड में और डार्कनेस में इसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो यूग्लिना हैविंग, इसके अंदर क्या है? हैविंग मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, were not given a proper place है। यूग्लिना को आपने प्रॉपर प्लेस इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोवाइड नहीं की। क्यों नहीं की? इसको बॉटनिस्ट्स जो थे, बॉटनिस्ट्स, प्लांट बायोलॉजिस्ट्स, बॉटनिस्ट्स यूग्लिना को प्लांट कंसिडर कर रहे थे। या बॉटनिस्ट्स, इस तरह मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखता हूं, बॉटनिस्ट्स जो है, बॉटनिस्ट्स वो यूग्लिना को क्या समझते थे? प्लांट समझते थे, क्योंकि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी करता है। और ज़ूलॉजिस्ट्स जो है वो यूग्लिना को क्या समझते थे? एनिमल, क्योंकि इसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी थी। सो इन बॉटनिस्ट्स और ज़ूलॉजिस्ट्स के बीच यूग्लिना के एतबार से एक तजाद पैदा हो गया। सो इसीलिए मैंने लिखा, यूग्लिना having mixotrophic mode of nutrition were not given a proper place in 2 kingdom classification. This is again a limitation. So 4 limitations, मैं 5th limitation यहां पे लिखता हूं। 5th ड्रॉबैक क्या था? 5th ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक हमने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे रखा गया। दूसरा ड्रॉबैक हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे रखा गया, उनमें कोई फर्क नहीं किया गया। तीसरा हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे रखा गया, उनमें कोई फर्क नहीं किया गया। चौथा हमने देखा, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, जिसके अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो सन में फोटोसिंथेसिस करेगा और शेड में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिज्म
और हेटेरोट्रॉफिज्म दोनों शो करेगा, उसे हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बॉटनिस्ट्स इस यूग्लिना को प्लांट समझ बैठे और ज़ूलॉजिस्ट्स इस यूग्लिना को एनिमल समझ बैठे। इनके बीच एक कन्फ्रंटेशन हो गई, तजाद पैदा हो गया, क्योंकि यूग्लिना के अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिली। शाबाश, चौथा लिमिटेशन। पांचवा लिमिटेशन, शाबाश। हमारे पास एक एल्गा है, हमारे पास एक एल्गी का मेंबर है, उस मेंबर का नाम है क्लामाइडोमोनास। वेरी गुड, नाम बड़ा है, क्लामाइडोमोनास। रिमेंबर, इट इज एन एल्गी, क्लामाइडोमोनास, एन एल्गल मेंबर। मैंने यहां पे लिखा एन एल्गल मेंबर, एल्गल मेंबर। शाबाश, ये एक एल्गल मेंबर है। ये कहां पे होना चाहिए? एल्गल मेंबर, उसका मतलब हो गया ये क्लामाइडोमोनास जो है ये फोटोसेंसिस भी करता है, यानी ये ऑटोट्रॉफिक है, प्लस ये मूव भी करते हैं, ये मोटाइल है। मैं आपको दिखाऊंगा ये क्लामाइडोमोनास होता कैसा है। इट इज ए पियर शेपर्ड, ये एक पियर शेपर्ड एल्गा है और इसमें दो फ्लैजला होते हैं। ये क्लामाइडोमोनास है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। ये मैंने जो कप इसके अंदर बनाया, इसके अंदर एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। सो क्लामाइडोमोनास एक एल्गल मेंबर है, एक एल्गी है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब है ये फोटोसेंसिस करता है। इसके अंदर फ्लैजुला भी है, ये मैंने लिखा इसके अंदर फ्लैजुला है, फ्लैजुला है, फ्लैजुला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। प्लस इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट्स, वो ऑर्गेनेलीज, वो सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो ये क्लामाइडोमोनास जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसका मतलब है ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, ये ऑटोट्रॉफिक है। इस क्लामाइडोमोनास के अंदर फ्लैजुला भी है, उसका मतलब है ये लोकोमोशन भी शो करेगा, लोकोमोशन। लेकिन अगर आपने को याद होगा, मैंने आपको बताया किंगडम प्लांटी के अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो अक्सर बेशतर ऑटोट्रॉफिक थे, प्लस जो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो हेटेरोट्रॉफिक है और जो लोकोमोशन शो करते हैं। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, एनिमेलिया के अंदर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। प्लांटी के अंदर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स और एनिमेलिया के अंदर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन शो करते हैं। अब हमारे पास क्लामाइडोमोनास जो है ये एक एल्गल मेंबर है, इसको ये फोटोसेंसिस भी करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन साथ में साथ ये लोकोमोशन भी शो करते हैं। इस कैरोलस लीनियस साहब ने क्लामाइडोमोनास के साथ भी नाइंसाफी की। ये होना चाहिए था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एतबार से प्लांट किंगडम के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर, लेकिन क्लामाइडोमोनास को कैरोलस लीनियस ने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा। किस बेस पे रखा? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। उसने, कैरोलस लीनियस ने ये नहीं देखा कि भाई ये क्लामाइडोमोनास जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सो ये भी गलती हो गई। शाबाश। क्लामाइडोमोनास एन एल्गल मेंबर हैज बीन कहां पे रखा गया? हैज बीन प्लेस्ड इन, शाबाश, किंगडम एनिमेलिया। कहां पे रखा गया बेटा? किंगडम एनिमेलिया के अंदर। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजुला, क्योंकि फ्लैजुला के कारण ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। सो क्लामाइडोमोनास एक एल्गल मेंबर है, इसको कैरोलस लीनियस ने प्लेस किया किंगडम एनिमेलिया के अंदर, लेकिन किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजुला। शाबाश। बट क्लामाइडोमोनास
is autotrophic, is autotrophic. Chlamydomonas autotrophic. Chlamydomonas is autotrophic. Chlamydomonas photosynthesis करते हैं. Hence its placement, इस तरह जो क्लोमाइडोमोनास की प्लेसमेंट एनिमल किंगडम के अंदर है इज रॉन्ग. ये गलत हुआ. फिर से मैं रिपीट करता हूं. यूग्लिना का समझ आ गया. क्लोमाइडोमोनास एक एल्गल मेंबर है, एक पियर शेप्ड एल्गल मेंबर है. और इस क्लोमाइडोमोनास की खासियत है बेटा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. इस क्लोमाइडोमोनास के अंदर फ्लैजिला भी है, जिनके कारण बेटा ये मूव करता है, लोकोमोशन शो करता है. अब कैरोलस लीनियस ने अपनी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस क्लोमाइडोमोनास को शाबाश किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं रखा, बल्कि इसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा. किस बेस के ऊपर? कि क्लोमाइडोमोनास जो है इसके अंदर फ्लैजिला है और ये लोकोमोशन शो करता है. तो कैरोलस लीनियस ने इसको क्लोमाइडोमोनास जो एक एल्गल मेंबर है जो मूव करता है, इसको रखा किंगडम एनिमेलिया के अंदर. लेकिन हमें पता है, मैंने आपको बताया कि क्लोमाइडोमोनास ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है. सो द प्लेसमेंट ऑफ क्लोमाइडोमोनास विद किंगडम एनिमेलिया इज टोटली रॉन्ग. ये गलती हुई कैरोलस लीनियस से. सो चौथा, 5वां लिमिटेशन हमने देखा. 6ठा लिमिटेशन आपके सामने में रखता हूं. 6th लिमिटेशन क्या है? शाबाश. 6th लिमिटेशन ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. 6th लिमिटेशन यहां पे मैं लिखता हूं. 6th ड्रॉबैक क्या है? शाबाश. अगर आपको याद होगा, अभी बेटा मैंने आपको बताया कि फंजाई को रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर. मैं फिर से रिपीट करता हूं. किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक जितने प्लांट्स हैं उनको रखा गया. पहला पॉइंट. दूसरा, किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया. तीसरा, किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई को रखा गया. वेरी गुड, समझ लिया आपने. किंगडम एनिमेलिया के अंदर किसको रखा गया? ऑल एनिमल्स. कहां से लेके? प्रोटोजोन से लेके शाबाश कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को कहां पे रखा गया? किंगडम एनिमेलिया के अंदर. प्लस इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स जो है, हमारे स्लाइम मोल्ड्स जो है, उनको भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया. पहले समझना है स्लाइम मोल्ड्स क्या है. स्लाइम मोल्ड्स जो है बेटा, ये एक तरह की फंगस है. स्लाइम मोल्ड जो है, स्लाइम मोल्ड, SLIME, slime mold is a type of fungus, ये एक तरह की फंगस है. और इस फंगस में 2 स्टेज होते हैं. एक वेजिटेटिव स्टेज होता है, एक वेजिटेटिव स्टेज होता है इसमें, एक इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है. हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 स्टेजेस होते हैं. एक वेजिटेटिव स्टेज होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है. सो याद रखेंगे, स्लाइम मोल्ड एक तरह की फंगस है. मैंने आपको बोला एक तरह की फंगस है. फंजाई को रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर. स्लाइम मोल्ड एक तरह की फंगस है, इसको रखा गया किंगडम एनिमेलिया के अंदर. यह भी गलती हो गई कैरोलस लीनियस से. अब क्यों रखा गया किंगडम एनिमेलिया के साथ स्लाइम मोल्ड्स को? उसको समझने के लिए पहले हमने समझना होगा कि स्लाइम मोल्ड एक फंगस है. इस फंगस में 2 स्टेजेस है. एक वेजिटेटिव स्टेज है. वेजिटेटिव स्टेज में ये विदाउट सेल वॉल होता है. रिमेंबर, इन वेजिटेटिव स्टेज स्लाइम मोल्ड a type of fungus is without cell wall. पहला पॉइंट. प्लस इट इज मोटाइल, ये मोटाइल है. शाबाश. जब स्लाइम मोल्ड वेजिटेटिव स्टेज में होगा तो याद रखना वो विदाउट सेल वॉल होता है और वो मोटाइल होता है, मूव करता है. जब यही स्लाइम मोल्ड
रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है, तब ये क्या होता है, सेल वॉल डेवलप करता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसमें, तब ये सेल वॉल डेवलप करता है, इसमें सेल वॉल बनता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ये फिर मूव नहीं करता है, ये एक ही जगह रुकता है ताकि ये रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बनाए। ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। अब किंगडम स्लाइम मोल्ड्स को क्यों रखा कैरोलस लीनियस ने किंगडम एनिमेलिया के अंदर? क्योंकि एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल्स के सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एनिमल्स मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं। कैरोलस लीनियस ने भी देखा कि ये जो स्लाइम मोल्ड है, जो एक तरह की फंगस है वेजिटेटिव स्टेज में, इसके अंदर भी सेल वॉल नहीं होता है, और वेजिटेटिव स्टेज के अंदर ये मोटाइल होता है, मूव करता है। तो इसका मतलब है इसके कैरेक्टर्स वेजिटेटिव स्टेज में बेटा किसके साथ मिलते हैं? एनिमल्स के साथ मिलते हैं। यही धोखा खा लिया कैरोलस लीनियस ने, तभी उसने स्लाइम मोल्ड्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया। ये बहुत गलती की कैरोलस लीनियस साहब ने। जबकि जब हम देखते हैं जो इसी स्लाइम मोल्ड का दूसरा स्टेज होता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं, बेटा इस रिप्रोडक्टिव स्टेज में ये स्लाइम मोल्ड्स अपने सेल्स के ऊपर वॉल डेवलप करते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और ये मोटाइल्स पहले मोटाइल होते हैं, फिर उसके बाद ये मोटाइल नहीं होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। सो इसका मतलब है स्लाइम मोल्ड्स का प्लेसमेंट एनिमल किंगडम के साथ जो है वो भी गलत है, क्योंकि एक स्टेज में स्लाइम मोल्ड जो है विदाउट सेल वॉल और मोटाइल होता है, ये स्टेज स्लाइम मोल्ड्स का एनिमल्स से जा मिलता है, लेकिन साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो हमारा स्लाइम मोल्ड है वॉल डेवलप करता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में, और ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में नॉन मोटाइल होता है। हमें अब रखना कहां चाहिए था? हमें इस स्लाइम मोल्ड को, कैरोलस लीनियस को, इस स्लाइम मोल्ड्स को फंगस के साथ रखना चाहिए था, लेकिन वो धोखा खा लिया। वेजिटेटिव स्टेज में उसने देखा कि स्लाइम मोल्ड्स विदाउट सेल वॉल है, उसने देखा एनिमल सेल्स आर विदाउट सेल वॉल, उसने देखा एनिमल सेल्स आर मोटाइल, उसने देखा स्लाइम मोल्ड्स भी वेजिटेटिव स्टेज में मोटाइल है, उसने विदाउट सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल और लोकोमोटरी नेचर के बेस पे स्लाइम मोल्ड्स को किंगडम एनिमेलिया के साथ रखा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में इस स्लाइम मोल्ड के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो हमारा स्लाइम मोल्ड है ये नॉन मोटाइल हो जाता है, ये फंगस की तरह स्पोर्स बनाता है। सो उसे रखना चाहिए था इसको फंगस के साथ। सो मैं लिखूंगा फिफ्थ लिमिटेशन, सिक्स्थ लिमिटेशन, प्लेसमेंट ऑफ नोट आप सभी करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, बेटा नोट करेंगे सभी, प्लेसमेंट ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, शाबाश, विद किंगडम एनिमेलिया, विद किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया इज रॉन्ग। ये इंफॉर्मेशन भी आप बेटा नोट डाउन करेंगे। जो मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी, ये इंफॉर्मेशन क्रैक्स है समझने के लिए, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि भाई स्लाइम मोल्ड्स के एतबार से टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों तजाद पैदा हो गया। तजाद इसलिए पैदा हो गया कि कैरोलस लीनियस ने गलती की, उसने स्लाइम मोल्ड्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा। किस बेस के ऊपर है? उसने देखा कि वेजिटेटिव स्टेज में इनके ऊपर सेल वॉल नहीं, इनके सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, और वेजिटेटिव स्टेज में ये मोटाइल है। ये दोनों चीजें एनिमल्स के साथ रिजेंबल करती है। तो इस बेस पे कैरोलस लीनियस ने इसे किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा, लेकिन उसको नहीं पता था रिप्रोडक्टिव स्टेज में स्लाइम मोल्ड्स के सेल्स के ऊपर वॉल प्रेजेंट होता है, और स्लाइम मोल्ड नॉन मोटाइल होता है और स्पोर्स प्रोड्यूस करता है फंगस की तरह। शाबाश। सो तभी मैंने लिखा प्लेसमेंट ऑफ स्लाइम मोल्ड्स विद किंगडम एनिमेलिया इज रॉन्ग। नाउ सेवंथ लिमिटेशन इज देयर। सेवंथ लिमिटेशन में यही से फिनिश करता हूं आज वाला लेक्चर। हमारे पास एक तरह के ऑर्गेनिज्म है,
हमारे पास एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें आपने सुना होगा, जिनके बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा 9th और 10th की क्लास में। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं लाइकन्स। लाइकन्स हमारे पास एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लाइकन जो है ये कंपोजिट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक और नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये हमारे पास जब एल्गी प्लस फंगस या फंजाई, जब एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती है, जुड़ जाती है, वी गेट ए न्यू ऑर्गेनिज्म। दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइकन। सो रिमेंबर, लाइकन जो है इट इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। इट इज ए कंपोजिट मैंने पहले भी आपको समझाया। इट इज ए जो दो चीजों का बना हो। इट इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दो चीजों का बना है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। सो लाइकन इट इज ए कंपोजिट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन बिटवीन B/W मैंने लिखा, बिटवीन एल्गी एंड फंगस। शाबाश। लाइकन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो बनता है जब एल्गी और फंगाई एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाती है, एक दूसरे के साथ जब वो जुड़ जाते हैं। सो याद रखना, हमारे पास जो लाइकन्स है ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म्स है। ये एल्गी और फंजाई से बनते हैं। जब एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाती है, सो वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज लाइकन्स। नाउ रिमेंबर, दीज लाइकन्स वर नॉट गिवन एनी प्लेस। इन लाइकन्स को कोई जगह नहीं दी गई। किसके अंदर? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। शाबाश। लाइकन्स वर नॉट, मैं यहां पे लिखूंगा जो हमारा 7th लिमिटेशन है। आई विल राइट डाउन हियर, लाइकन्स वर not given a proper place in 2K classification. Shabash. So there are 7 important limitations of two kingdom classification. I will repeat all these limitations once again. तो उसके बाद मैं आज वाला लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं। कल वाले लेक्चर में हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कल वाले इस लेक्चर में हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 3 किंगडम्स कौन है, 4 किंगडम्स कौन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे वजूद में आ गया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे वजूद में आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का कांसेप्ट किसने दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका मेरिट है कि दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे दे वर क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस वाज द गुड थिंग ऑफ कैरोलस लीनियस system, 2 kingdom classification. But this 2 kingdom classification has more demerits, more limitations as compared to the merits. 2 kingdom classification की ज्यादा limitations है, गलतियां है as compared to its good things, as compared to its merits. Limitations क्या है? पहला limitation है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में कोई फर्क नहीं किया गया। दूसरा लिमिटेशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में कोई फर्क नहीं किया गया। तीसरा लिमिटेशन है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स में कोई फर्क नहीं किया गया। चौथा, यूग्लिना एक मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, उसको एक प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई। पांचवा पॉइंट जो है, हमारे पास एक एल्गल मेंबर है जिसे हम क्लामाइडोमोनास बोलते हैं। इस क्लामाइडोमोनास को किंगडम एनिमिलिया के साथ रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकोमोटरी नेचर। लेकिन क्लामाइडोमोनास जो है ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सो प्लेसमेंट ऑफ दिस क्लामाइडोमोनास विद किंगडम एनिमिलिया इज टोटली रॉन्ग। उसके बाद पांचवा लिमिटेशन, हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स है। जिसको समझ नहीं आया, स्लाइम मोल्ड एक तरह की फंगस है। इन स्लाइम मोल्ड्स को किंगडम एनिमिलिया के साथ रखा गया, जो बिल्कुल गलती है। क्यों रखा गया? क्योंकि वेजिटेटिव स्टेज में ये स्लाइम मोल्ड्स विदाउट सेल वॉल और मोटाइल होते हैं
और ये एनिमल से इनका कैरेक्टर मिलता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। सो इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव स्टेज में ये सेल वॉल भी होता है और नॉन मोटाइल भी होते हैं। शाबाश। तो इसका मतलब है प्लेसमेंट ऑफ स्लाइम मोल्ड्स विद किंगडम एनिमिलिया इज आल्सो रॉन्ग। देन वी आर हैविंग ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म जिनको हम लाइकन्स बोलते हैं। लाइकन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो बनता है जब एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती है। सो लाइकन्स जो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म्स हैं जो एल्गी और फंजाई से बनते हैं, they were not given a proper place in two kingdom classification. I hope that हर किसी को समझ आ गया होगा, हर किसी ने अच्छे से समझ लिया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, भाई अपने टाइम का बेटर यूज करें। डे बाय डे नंबर ऑफ कोविड केसेस आर इंक्रीजिंग। सो पता नहीं कब खुलेगा ये लॉकडाउन, कब खुलेंगे कोचिंग सेंटर्स, या मे बी अथॉरिटी अगर केसेस बढ़ गए इसी रफ्तार से तो कोचिंग सेंटर्स खुलने के चांसेस नहीं है। सो बेटा इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन ही सिर्फ नहीं होना है बल्कि पूरा ध्यान देना है। और मैंने आपको बताया मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगनी चाहिए। आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े गौर के साथ सुनना है, पॉइंट्स को नोट करना है, पॉइंट्स को समझना है। सो आज सिर्फ यही 2 क्लास होंगे। इम्तियाज सर और तबस्सुर की तबीयत ठीक नहीं है। सो आज यही 3 क्लासेस थे। आकिब सर ने आपको फिजिक्स दिया और कल से आपका फिजिक्स शायद दूसरा क्लास भी लगेगा, वो सोफी सर वो फिजिक्स का क्लास कंडक्ट करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास पे आ गए, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को समझाइए कि कैसे हमारे सैक स्कॉलर्स एकेडमी कुलगाम में ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है। बड़ा इजी है, आप लोगों को आप पता है किस तरह ज्वाइन होना है। टाइम आप अपने दोस्तों को जो अभी किसी जगह पे नहीं पढ़ रहे हैं, जो बेचारे घर में बैठे हैं, उनको भी आप समझाइए, उनको भी आप बताइए कि स्कॉलर्स एकेडमी में बेस्ट सिस्टम है ऑनलाइन क्लासेस का, और उनको भी आप इन ऑनलाइन स्कॉलर्स एकेडमी कुलगाम के ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करवाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। शकूर सर। थैंक यू सर।